वेलकम बैक बच्चों अपने पुराने YouTube चैनल फिजिक्सा पर फिजिक्स विद अक्षय। मैं सर अक्षय भटनागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन, जो कि हमारा लाइट का सेकंड पार्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, ये भी एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन की तरह, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में। When any ray of light travels from one medium to another medium, falls on difference of second medium, enters into second medium, okay, and deviated from its path due to change in its velocity, is known as, that phenomena is known as refraction of light. Suppose हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं बहुत आसानी से। हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमेना हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सपोज हमारे पास में ये इंटरफेरेंस है, ऊपर हमारा मीडियम है। मीडियम मैंने बताया था क्या होता है, हमारे पास में जो भी सबसे मैक्सिमम अमाउंट में चीज है उसको मीडियम बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एयर मीडियम के, फिश वाटर मीडियम के, सेम एज ये हमारे पास में एयर मीडियम है। एयर मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टेंस पे होते हैं, वाटर मीडियम के पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू एयर मीडियम पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एयर मीडियम के पार्टिकल्स ज्यादा डिस्टेंस पे हैं इन कंपैरिजन टू पार्टिकल्स ऑफ वाटर मीडियम। इट मींस डेंसिटी ऑफ वाटर मीडियम विल बी ग्रेटर देन एयर मीडियम। और इन दिस फिनोमिना जिसका भी डेंसिटी बहुत कम होता है उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं, और जिसका भी मीडियम डेंसर होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्या हुआ, हमने एक रे ऑफ लाइट ली, ये स्ट्राइक की, एयर मीडियम में ट्रैवल कर रही थी रे ऑफ लाइट, स्ट्राइक की इंटरफेरेंस पे स्ट्राइक की, और स्ट्राइक करने के बाद में इसको एक्चुअल ये जाना था, है ना, ये इसका स्ट्रेट पाथ था। लेकिन क्या हुआ, एयर मीडियम की डेंसिटी बहुत कम थी, तो ये आसानी से ट्रैवल कर पाई थी। एयर में हम बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं ना बच्चों, तो डेंसिटी कम होने की वजह से हम एयर में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम वाटर मीडियम में एंटर करें तो वाटर में भी आप जा करके देख चुके हैं, वाटर मीडियम में हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो मीडियम है वो डेंसर है। वाटर में अगर हम जाएंगे डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से डेंसर मीडियम है, जिस स्पीड से हम एयर मीडियम में रन कर रहे हैं उस स्पीड से वाटर मीडियम में रन नहीं कर सकते। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने वाटर में जाकर के आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल वगैरह में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ट्रैवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। एयर में नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है, रेयर मीडियम इसलिए बोल रहा है, डेंसिटी ज्यादा है वाटर की, इसलिए डेंसर मीडियम। सेम ऐसे हमारी तरह लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो भी ट्रैवल कर रहे हैं ना किसी स्पीड से, तो जिस स्पीड से एयर में ट्रैवल कर रहे थे सेम स्पीड से वाटर में ट्रैवल नहीं कर सकते। यानी कि एयर मीडियम में तो ऐसे जा रहे थे, लेकिन एक्चुअल वाटर में स्ट्रेट नहीं जा सकते, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसमें वेलोसिटी कुछ और है लाइट की, पार्टिकल की, और वाटर में कुछ और है, जिसकी वजह से जब रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो ये क्या होते हैं, अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। डेविएट मतलब अपने पाथ से भटक जाते हैं, डेविएट हो गए। ठीक है, दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया होगा। ऊपर एयर मीडियम था, अंदर वाटर मीडियम था, हमने रे ऑफ लाइट ट्रैवल कराई। ट्रैवल करने के बाद में एयर में स्पीड उसकी अच्छी थी, ज्यादा थी, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होने की वजह से नॉर्मल की तरफ मूव हो गया। समझ में आ गया फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ mediums. That phenomena is known as refraction of light. जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो रिफ्रैक्ट कर रही है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। और जो पॉइंट पर गिरी थी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता होगा, अगर फर्स्ट वीडियो देखिए तो आप आसानी से जान सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और इस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है सरफेस पे, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल जो हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट सेम एज रिफ्लेक्शन फिनोमिना, ये एंगल हमारा आई बोला जाएगा और ये एंगल हमारा आर बोला जाएगा। और जितना डेविएट हुई, एक्चुअल ये बात था लेकिन डेविएट हो गई, तो जितने एंगल से डेविएट हुई है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान रखिएगा, इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, इसी सब फिनोमिना। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लीजिए, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नोट हो गया, चलिए। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, ये हमारी रेयर से डेंसर में आ रही थी। अगर डेंसर से रेयर मतलब वाटर मीडियम से रे ऑफ लाइट ट्रैवल करे और रेयर की तरफ जाए, सपोज हमने इसको अपोजिट कर दिया, इसको हम अपोजिट कर देते हैं यहाँ पे,
ऊपर हमारा वाटर मीडियम है, मींस डेंसर मीडियम है, नीचे हमारा एयर मीडियम है यानी कि रेयर मीडियम। बार बार मैं डेंसर रेयर नहीं लिखूंगा, ये आपको खुद से समझना है। डेंसिटी ज्यादा डेंसर मीडियम, डेंसिटी कम है इन कंपैरिजन टू टू मीडियम्स। देन इज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मीडियम डेंसर मीडियम, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ मीडियम एयर मीडियम। अब लाइट ट्रैवल कर रही थी कहां से, वाटर मीडियम से, इसको एक्चुअली ये जाना था, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्पीड कम थी इसकी। वाटर में लाइट की स्पीड कम है, बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं ना वाटर में, सेम एज लाइट पार्टिकल को आप इमेजिन कर सकते हैं, लाइट पार्टिकल बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं वाटर मीडियम में। जैसे ही एयर मीडियम में आएंगे तो क्या सेम स्पीड से जाएंगे, नहीं, स्पीड कम होगी, नहीं, क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डेंसर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, स्पीड कम थी। एयर मीडियम में सेम फोर्स लग रहा है लेकिन स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फोर्स तो सेम है ना, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम, डेंसिटी कम होने की वजह से स्पेस की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब इस कंडीशन में ये हमारा नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल आई और ये एंगल हमारा आर, और अभी भी ये एक्चुअल पाथ था और इतना ट्रांसफर हुआ है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया। अब एंगल ऑफ डेविएशन को हम निकाल कैसे सकते हैं, सिंपल है, ध्यान से देखिए। इंसिडेंट रे ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल हमारा आई, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये पूरा एंगल हमारा आई हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा एंगल आई हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये आई तो ये भी आई। अब इस आई कंप्लीट एंगल में से अगर ये रिफ्रैक्टेड एंगल माइनस कर दे, क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सो एंगल आई माइनस एंगल आर इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा पढ़ते हैं इसको। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, अगर हमें फाइंड करना है, इफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सेम एज हियर, एंगल आई है इतना, अब ये स्ट्रेट लाइन और ये हमारा नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आई के बराबर हो जाएगा। अब इस केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल से अगर इंसिडेंट एंगल माइनस करें तब डेविएशन मिल रहा है, यानी कि एंगल आर माइनस एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन। ध्यान रखिएगा, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगा एंगल आर माइनस एंगल आई, जब रेयर से डेंसर जाएगा एंगल आई माइनस एंगल आर। सिंपली हम डेविएशन एंगल को फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की, रिफ्रैक्शंस की। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस की। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेम एज रिफ्लेक्शन की तरह दो ही लॉ है हमारे पास में, टू लॉज आर देयर, टू स्टेटमेंट्स आर देयर फॉर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट वन, सेम एज रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाइज इन सेम प्लेन। देखो इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में, मींस 2D है तो 2D में ही है, XY प्लेन है तो XY प्लेन है। ये नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे पड़ रही है वो Z में वापस आ रही बाहर की तरफ, ध्यान रखिएगा। ऐसे इंसिडेंट रे पड़ेगी तो ऐसे ही सेम प्लेन में, अगर ये X और Y प्लेन अगर हम ले लेते हैं तो इंसिडेंट रे जिस प्लेन में पड़ रहा है उसी प्लेन में हमको रिफ्रैक्टेड रे मिल जाएगी। यानी इंसिडेंट रे पड़ी, रिफ्रैक्टेड हमको Z प्लेन में मिल गई, Z में नहीं मिलेगी हमें, XY है तो XY में मिलेगी, मतलब 2D प्लेन में ही मिलेगी, 3D में नहीं मिलेगी। इसीलिए ये दोनों लॉ सेम है, रिफ्लेक्शन में भी रिफ्रैक्शन में भी। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सिंपल सा दिया गया है सेकंड लॉ कि एंगल आई, उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, बस इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आर कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम रेशियो निकालें एंगल आई और एंगल आर का, वो हमें कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल आर इन कांस्टेंट रेशियो, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। रेशियो बिटवीन साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल ऑलवेज बी कांस्टेंट, सिंपल सा लॉ है। इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, बहुत पूछा जाता है स्नेल्स लॉ क्या है। तो स्नेल्स लॉ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज बी कांस्टेंट, मतलब इनका जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सिंपल, नोट हो गया। उसके बाद एक और चीज, इसी से थोड़ा सा अटैच करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जरा नोट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम थोड़ा सा अलग टॉपिक लेकर के समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड लॉ से ही रिलेटेड है। सेकंड लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ही एक्चुअल दिया गया है। सेकंड लॉ क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है, यही था। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, मतलब कि साइन आई और साइन आर का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कांस्टेंट वैल्यू which will be always be constant for the particular medium।
मतलब अगर हमने यहाँ पे मीडियम वाटर ले रखा है, वाटर मीडियम ले रखा है, और यहाँ पर हमने ग्लास मीडियम ले रखा है, तो हमें पता है वाटर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम। लेकिन एयर के लिए ध्यान रखिएगा, एयर के लिए डेंसर है, ग्लास इज मोर डेंसर इन कंपैरिजन टू वाटर। सो अगर हम वाटर और ग्लास का कंपैरिजन करेंगे तो ग्लास विल बी मोर डेंसर in comparison to water. It means when light travels from water medium enters into glass medium, it will be bent towards the normal. ध्यान रखिएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है towards the normal। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी से ट्रैवल कर रही थी, रेयर था ना, डेंसर में ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है, स्पीड स्लो हो रही है, जिसकी वजह से टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेम इसका अपोजिट अगर हम करें, डेंसर से रेयर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ध्यान रखिएगा, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यही चीज इसके अपोजिट कर दे। यहाँ पे हम ग्लास ले ले, यहाँ पे वाटर ले ले, अब हमारा डेंसर टू रेयर हो गया, लाइट पड़ेगी, ठीक है, और पड़ने के बाद ये चली जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में है, रेयर से डेंसर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा थी रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में कम हो गई, जिसकी वजह से ग्राफ गिर गया। यहाँ पे स्पीड कम थी डेंसर मीडियम में, रेयर मीडियम में आया, स्पीड बढ़ गई, ग्राफ उड़ गया। मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान रखिएगा इस चीज को। हाँ, अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, always be constant, and that constant number value is known as refractive index and it is represented by n। constant value हो तो कोई यूनिट नहीं, constant value फिक्स नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको भी लिखने का तरीका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का, यहाँ पे तो दो मीडियम है, फर्स्ट मीडियम का या सेकंड मीडियम का, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है sin i अपॉन sin r, ये फर्स्ट मीडियम का सेकंड की रिस्पेक्ट में आता है। तो फर्स्ट मीडियम का सेकंड की रिस्पेक्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 2 फर्स्ट मीडियम सेकंड की रिस्पेक्ट में, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2। इससे भी हम समझ सकते हैं n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दोनों में से आप कैसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? sin i अपॉन sin r 1 and 2। इसी के अपोजिट अगर हम लाइट ट्रैवल यहां से करें, और लाइट रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। अगर हम जितने एंगल पे इंसिडेंस हुई थी और जितने एंगल पे रिफ्रैक्टेड हुई थी, अगर उतने ही एंगल पे हम इधर से रिवर्स लाइट को ट्रैवल कराएं, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको रखें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको रखें, तो क्या होगा, लाइट सेम पाथ को ट्रैवल करेगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। इसको भी हम देख सकते हैं थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली भी हम इसको देख सकते हैं, सिंपल सा है। अब हमारा sin i अपॉन sin r 1 and 2 है, अगर हम लाइट इधर से ट्रैवल करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यहां से निकाल रहे ना। अब ये इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल क्या है, r, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं r। रिफ्लेक्टेड एंगल i के बराबर है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं sin i। हो गया, मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin i अपॉन sin r इनटू sin r अपॉन sin i इक्वल्स टू फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड की रिस्पेक्ट में, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट की रिस्पेक्ट में, कट गया 1। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड की रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 की रिस्पेक्ट में, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इट मींस लाइट रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है, जिस पाथ से लाइट आई है अगर मीडियम कांस्टेंट है, सेम है, चेंज नहीं कर रहा है, तो सेम एंगल पे अगर हम लाइट को वापस भेजेंगे तो सेम पाथ ट्रैवल करते हुए लाइट चली जाएगी। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दिखा भी सकते हैं लाइट रिवर्सिबिलिटी फॉलो करती है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज फॉलोज द रिवर्सिबिलिटी, मीडियम्स आर सेम। मीडियम अगर सेम है, अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा और पाथ भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम का हमको निकालना है, पर्टिकुलर मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है किसी मीडियम के कंपैरिजन में, नोट कर लीजिए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के तरीके, टाइप्स ऑफ फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो अगर हमको पता है किसी पर्टिकुलर मीडियम का, क्या किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, नहीं, हमेशा किसी ना किसी के कंपैरिजन में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, फर्स्ट मीडियम का सेकंड से, सेकंड मीडियम का फर्स्ट से। पर्टिकुलर भी निकालते हैं, उसको भी अभी हम उसके लिए भी बात करेंगे। तो उससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड की रिस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए।
मींस सेकंड मीडियम ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी कहेंगे सर आपने तो अभी बताया था कि सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हाउ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम हाउ, इसको भी अभी पढ़ेंगे। उससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और तरीका है हमारे पास में, अगर हमें वेलोसिटी पता है। सपोज हमारे पास में फर्स्ट मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम हमारा वाटर है, लाइट ट्रैवल कर रही है एयर टू वाटर। फर्स्ट मीडियम एयर में इसकी वेलोसिटी v1 है, वाटर में इसकी वेलोसिटी v2 है। तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम की रिस्पेक्ट में v2/v1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अगर हमें वेलोसिटी पता है तो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, सॉरी सेकंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। सिंपल है। एक और चीज, ये तो फिर वही चीज सर हमको दोनों पता होने चाहिए और फर्स्ट से सेकंड की रिस्पेक्ट में ही आ रहा है। किसी सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आएगा? तो सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए भी हम सेकंड मीडियम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज हमें यहाँ पे केवल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है या ओनली हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम सपोज कर लेंगे सेकंड मीडियम हमारा वैक्यूम है। इज इट क्लियर? सेकंड मीडियम को वैक्यूम लेकर के, यानी कि अगर हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, व्हाट इट मींस? इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। Refractive index of one medium, refractive index of first medium, it means refractive index of first medium with respect to vacuum। second medium हम क्या ले लेते हैं? हमेशा दो ही मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलेगा। क्या है? जब पर्टिकुलर लेते हैं तो हम सेकंड मीडियम एज्यूम कर लेते हैं वैक्यूम। अब अगर हम सपोज कर लेते हैं हमारा सेकंड मीडियम वैक्यूम है, एयर से लाइट रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है और सेकंड मीडियम हमारा वैक्यूम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हम निकाल सकते हैं कि एयर का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड की रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, c अपॉन वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम या वेलोसिटी इन पर्टिकुलर मीडियम। तो अब यहां पे इसको ना दिखा करके क्या लिख देते हैं सीधे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम, nm है, ध्यान रखिएगा, n के बीच में n लगा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि सेकंड मीडियम हमने वैक्यूम को कंसीडर कर रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पर्टिकुलर मीडियम। ये हमारा फॉर्मूला है किसी पर्टिकुलर मीडियम का निकालने के लिए। तो किसी पर्टिकुलर मीडियम का नहीं होता है, वो भी वैक्यूम की रिस्पेक्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। और इस टाइप के अगर हम जब किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, विच टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी हैव, फर्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम। और ये जो हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, एंड वी कैन से सेकंड मीडियम इज अदर देन वैक्यूम, देन दैट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव है, रिलेशन है सेकंड का फर्स्ट के बीच में। यहां पे वैक्यूम कंसीडर कर लिया तो पर्टिकुलर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर हम यहां पे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इट मींस दैट इज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक टाइप का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन उसमें रिलेशन में क्या होता है, सेकंड मीडियम एज्यूम कर लेते हैं वैक्यूम। इज इट क्लियर? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आने वाली है शायद। चलिए न्यूमेरिकल में और थोड़ी जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, नोट कर लीजिए। सो क्लास, जैसे कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट चीज हमारी मिरर थी, मींस ऑलमोस्ट 99.99% लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। सेम एज एप्रोप्रिएट थिंग फॉर रिफ्रैक्शन व्हिच इज लेंसेज। लेंसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिनसे हम आसानी से रिफ्रैक्शन फिनोमेना को समझ सकते हैं। रिफ्रैक्शन कह सकते हो 100%, लगभग 99.99% तक लाइट को लेंसेज क्या कर देते हैं, रिफ्रैक्ट कर देते हैं। तो लेंसेज को पढ़ने के लिए सिंपल सा लेंस होता क्या है? लेंस क्या है? लेंस दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अगर हम दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को मिला देते हैं which having curved shape, ध्यान रखिएगा कर्व्ड शेप होगा तभी। अगर कर्व्ड शेप नहीं है, हमारे पास में एक लेंस प्लेन है, दूसरा भी प्लेन है, मिला देंगे कोई भी लेंस नहीं बनेगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, दोनों को मिलाने में कोई भी लेंस नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, या हम कह सकते हैं कोई भी दो चीजें मैटर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मैटर व्हिच हैव कर्व्ड शेप। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास जेली है, पॉलीथीन है, कुछ भी है, लेंस बना सकते हैं मुझसे, लेकिन वो प्लेन नहीं होने चाहिए, कर्व होने चाहिए, दोनों तरफ से कर्व है, देन दैट दे विल बी बिहेव एज अ लेंस। समझ में आ गया लेंस क्या होता है? लेंस व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम्स या मैटर्स व्हिच हैव
कर्व्ड शेप। ओके, नाउ अब हमारे पास लेंसेज होते कितने टाइप के, तो हमारे पास बहुत से टाइप्स के हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो स्पेशली हमको पढ़ने हैं अपने सिलेबस में वो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। ये हमारा लेंस है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल अपोजिट है मिरर से, नेम तो सेम है लेकिन अपोजिट वर्किंग है, बिल्कुल अपोजिट वर्किंग। अगर आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन और उससे इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, इसको आप देखेंगे जस्ट अपोजिट वर्किंग है। कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा, और ये जो है ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ये लाइन ऑफ इंटरफेरेंस है जहां पर हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है, ये लाइन ऑफ इंटरफेरेंस है जहां पे हमने दोनों पार्ट को ज्वाइन किया है। ये दो पार्ट अलग अलग थे, एक स्फीयर था उससे हमने दो पार्ट कट किए, दोनों को सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया, कॉन्वेक्स बन गया, दोनों को अपोजिट करके ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव बन गया। तो कॉनकेव में क्या है, ये हमारे दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट सरफेस है जो कि कर्व शेप में है, लेंस तैयार कर रहे हैं, दोनों कर्व शेप में अलग अलग है तो लेंस तैयार कर रहे हैं। और कॉन्वेक्स को डिफाइन करना हो तो कॉन्वेक्स सिंपल सा अ लेंस which is thicker at the middle and thinner at the edges, simple है, it is thinner at the middle and thicker at the edges known as concave lens। समझ में आ गया, बहुत इजी है। अब इसके बाद हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए लॉ पढ़ने, तो मैं इसी में एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन सेम एज जो कि हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, मिरर में अगर नहीं पढ़ा तो एक बार जाके वीडियो में पढ़ ले, सिंपल सा है। उससे भी पहले थोड़े से की टर्म हम पढ़ लेते हैं। की टर्म्स क्या है, देखिए ध्यान से, ये हमारा कर्व्ड पार्ट है तो इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, सेंटर जो भी होगा उसको हम क्या लेते हैं 2f2, कॉनकेव में ध्यान रखिएगा सेंटर, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, जो कि हमारा फोकस होगा f2, सेम एज इधर ये भी कर्व्ड पार्ट है तो इधर भी 2f2 होगा, और इनका मिड पॉइंट, सॉरी ये f2 है तो ये f1 होगा, सॉरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स को थोड़ा सा नीचे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये हमारा कॉनकेव था, ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में भी सेम केस है, ये कर्व्ड पार्ट है तो इसका कोई सेंटर होगा, ये इंटरफेरेंस ऑप्टिकल सेंटर, इसका ये कर्व्ड पार्ट है तो इसका भी कोई ना कोई यहाँ पे सेंटर होगा, उस सेंटर को हम यहाँ पे लेते हैं 2f1, और मिड पॉइंट सेंटर और उसके बीच में क्या होगा फोकस, तो ये हमारा f1, सेम एज यहाँ पे ये हमारा f2 और इससे का 2f2, यानी कि क्या सकते हो ये हमारी फोकल लेंथ है और इधर भी फोकल लेंथ है। यानी कि हाँ, क्या चीज हम ऑब्जर्व की हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे लेंसेज में दो फोकस होते हैं, लाइट इधर से भी ट्रैवल कर सकती है, लाइट इधर से भी ट्रैवल कर सकती है, दोनों ही तरफ फोकस है। इसमें भी लाइट इधर से भी ट्रैवल कर सकती है, इधर से भी ट्रैवल कर सकती है, दोनों ही तरफ फोकस है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कर्व्ड पार्ट है, सेंटर होगा ना, किसी सेंटर से तो ड्रॉ करोगे इसको, वो सेंटर 2f2, ध्यान रखिएगा सेंटर का वर्क करता है 2f2 एक्ट एज अ सेंटर। इनका मिड पॉइंट ये क्या है, मिड पॉइंट फोकस जो कि उसमें था, उसमें भी तो सेंटर और ये हमारा पोल का वर्क कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच में फोकस होता है यहाँ भी, और सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर या पोल के बीच का मिड पॉइंट फोकस है, ये हमारी फोकल लेंथ है फर्स्ट फोकस से पॉइंट तक की डिस्टेंस को। ध्यान से समझिएगा की टर्म्स को। क्या होता है हमारा इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट लॉ क्या था, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रही है, कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रही है, फर्स्ट लॉ ध्यान से समझिएगा, कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉन्वेक्स के केस में ये फोकस से होकर के जाती है, सिंपल है। उसमें भी यही था, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रही है, इसमें रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जा रही है। कॉन्वेक्स में देखिएगा ध्यान से, होती हुई जा रही है कॉन्वेक्स में, उसमें कॉनकेव में होते हुए जाती थी, ठीक है। इसमें कॉनकेव में अपीयर होगी पास ऑन टू फोकस, और उसमें क्या होता था कॉन्वेक्स। दोनों को रिलेट करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या वो लाइट पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्शन के बाद में ये हमको इस वाले फोकस से होती जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन जाएगी किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। कोई भी पैरेलल लाइट अगर आ रही है तो वो फोकस से जाती हुई अपीयर होगी, लेकिन जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। देख रहे हैं ना लाइट का क्या हो रहा है, पैरेलल लाइट को ये क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। ये हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है ना, पैरेलल आई और इस पे फोकस पे कन्वर्स कर दिया, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, बहुत इजी है, सेम एज रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन लॉ, सेम एज सिंपल इमेज फॉर्मेशन बाय lenses. Image formation by lenses when incident are parallel to principal axis. In case of concave lens, it appear to be passes through focus after refraction. In case of convex lens, it
passes through focus. सब जस्ट अपोजिट सेकेंड लॉ था इसका कि अगर कोई भी रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है, ध्यान रखिए, इफ एनी रे पास थ्रू द फोकस, कोई भी रे अगर फोकस से जा रही है या फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही है, देन व्हाट विल बी हैपन आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सेम है, अगर कोई भी रे कहां से जाती हुई दिख रही है हमको, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. सेकंड लॉ था हमारा. थर्ड लॉ सबको पता है, उसमें क्या था, सेंटर से जाती थी उसी पे वापस लौट आ रही थी. तो थर्ड लॉ इसमें भी सेम है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर पे गिरती है तो विदाउट डेविएशन पास ऑन हो जाती है. सेम है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर पे गिर रही है तो विदाउट डेविएशन पास हो गई. समझ में आ गया? बहुत स्पीड में मैंने बताया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इफ एनी रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट अपीयर टू बी passes through focus in case of concave lens. If any incident ray passes through convex lens, then it will be, if any incident ray parallel to convex lens, then after refraction it passes through focus. Second law is the opposite. If any incident ray passes through focus, after refraction it becomes parallel to principal axis. If any ray appears to be passes through focus, then after refraction it becomes parallel to principal axis in case of concave. Third simple सा है, दोनों में ही अगर कोई भी, if any ray passes through the optical center, it will be pass on without any deviation. कोई भी deviation नहीं हुआ, सिंपल निकल गई. कोई deviation नहीं हुआ, सिंपल निकल गई. ओके, ध्यान रखिएगा. कॉनकेव मिरर्स में 6 इमेजेस होती थी, इसमें कॉन्वेक्स के केस में 6 इमेजेस होंगी. इसमें जो हमारा 2f1 है वो सेंटर की तरह वर्क करेगा, उसमें सेंटर की तरह वर्क करता था. उसमें क्या होता था, कॉन्वेक्स में 2 इमेजेस बनती थी, इसमें कॉनकेव में 2 इमेजेस बनेंगी. नोट कर ले, वैसे नोट होगा, नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे. नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स, 6 पोजीशन है, ध्यान रखिएगा. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन हमको पता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा. ठीक है, दिख रहा है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे. रख दिया इंफिनिटी पे. ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, f1 2f1 इक्वल डिस्टेंस पे लेते चले जाएंगे, इनफिनाइट फोकस मिलेंगे, 2f1 3f1 4f1. मान लिया 4 डिस्टेंस है, 4 मीटर पे फिर 4 मीटर, फिर 4 मीटर, हर 4 मीटर पे हमको फिर फोकस मिलने लगेगा. ठीक है, पैरेलल आएंगी, हमें पता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देन रेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी आर पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. फर्स्ट लॉ, इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी. इमेज formed at focus, कहां बन रही, फोकस पे. कैसी बन रही है, हाईली डायमेंशनाइज्ड, पॉइंट साइज बन रही है. ध्यान रखिएगा, कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है. ठीक है, रियल और इन्वर्टेड सेम. फर्स्ट केस ध्यान करिए, वापस जाके वीडियो में, सेम चीज बनी थी कि नहीं, रियल इन्वर्टेड. सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट को हम क्या ले आते हैं, मैंने बोला था सेंटर की तरह वर्क करता है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट को सेकेंड पोजीशन में कहां रखेंगे, 2f2 और इंफिनाइट के बीच में रखेंगे. ध्यान रखिएगा, ये हमारा 2f2, यहां पे ऑब्जेक्ट रख लिया हमने, ये हमारा f2 f1 और ये 2f1. फर्स्ट रे पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस. सेकंड कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी. सेकंड हमारी फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी. ये बनेगी हमारी इमेज, कहां, रियल एंड इन्वर्टेड बिटवीन f1 एंड 2f1. नेक्स्ट केस क्या था हमारा, नेक्स्ट केस था थर्ड, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं. सेंटर पे ध्यान करो, सेंटर पे रखने पे सेम साइज इमेज बन रही थी, तो बनाओ जरा सेंटर पे, सेम साइज बनेगी. सेंटर मतलब 2f2 पे बनाइए जरा इमेज. ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये सब मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए. जितना आप f2 ले रहे हो उतना ही f1 लोगे और उतना ही 2f1 लोगे. मेजरमेंट सही नहीं, इमेज सही नहीं बनेगी. ऑब्जेक्ट रखा हमने 2f2 पे, मतलब सेंटर पे, ये ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट तो पैरेलल जाएगी फोकस से. ठीक है, सेकंड वन कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. कहां बन रही है, इक्वल साइज की बन रही है और सेंटर पे ही बन रही है. सेम चीज थी उसमें भी, सेंटर पे ही बनती थी, इक्वल साइज की बनती थी. ऑब्जेक्ट अगर ए बी है, इमेज कैसी बन रही है, बी डैश ए डैश बन रही है. व्हाट इट मींस, इट मींस रियल तो है लेकिन इन्वर्टेड भी है. ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है तो इमेज ऐसे बनेगी. ध्यान रखिएगा. फोर्थ पोजीशन, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ये हमारा सेंटर की तरह वर्क कर रहा है, 2f2 और f2 के बीच में रखेंगे. रखो नेक्स्ट कंडीशन में, 4th कंडीशन.
रखिए जरा, ट्राई करिए कैसा बनेगा 4, 5 एंड 6 कंडीशंस। ओके, फोर्थ कंडीशन ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस और F1 F2 और 2F2 के बीच में, F2 2F2 रख दो बीच में ऑब्जेक्ट, F1 2F1, ठीक है। फर्स्ट पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, सेकेंड फोकस पासेस थ्रू बिकम्स पैरेलल। अब देखिए ध्यान से, सेंटर पे तो बराबर आ गया था, लेकिन अब क्या हो रहा है इमेज के साथ, इमेज का साइज ग्रेट हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है, लार्जर बिहाइंड द 2F1 लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था सेम एज मिरर, जैसे जैसे पास में जाएंगे लेंस के या मिरर के, इमेज का साइज बढ़ता चला जाता है। देखिए हम पास में गए, अब हम फोकस पे जाएंगे, उसके बाद में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, रियल इन्वर्टेड है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द 2F1 है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2F2 एंड F2। दिख रहा होगा आपको। फिफ्थ केस हमारा क्या था, अब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर ही रख देते हैं, यानी कि F2 पर ही रख देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है F2, ये रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है। फर्स्ट तो पैरेलल चली जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस क्या ये फोकस से जा सकती है, यहाँ पे नहीं जा सकती, तो कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। और हमारा थर्ड रूल लग जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे जा रही है देन इट विल बी पास थ्रू विदाउट एनी डेविएशन, बिना डेविएशन के पास हो जाएगी। वो दोनों ही पैरेलल रेज है, मुझे पता है पैरेलल रेज है, तो कहीं ना कहीं इन्फिनाइट पे जाकर के मिलेंगी। तो इमेज हमारी कहां बनेगी, इन्फिनाइट पे बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। ध्यान रखिएगा, हाईली मैग्नीफाइड। इन्फिनाइट पे पैरेलल जा रही है ना, तो अज्यूम कर लेते हैं इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो पैरेलल रेज अज्यूम करते हैं, सेम एज पैरेलल जा रही है तो हम यहाँ पर इन्फिनाइट पे इमेज को अज्यूम कर लेंगे। नाउ सिक्स्थ कंडीशन जो हमारी थी, वो सिक्स्थ कंडीशन थी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F2। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में। बहुत इजी है इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन आ गया, न्यूमेरिकल आपका कोई भी गलत नहीं हो सकता। ये हमारा F2 है ऑप्टिकल सेंटर। अब हम ये मिड में रख लेते हैं। फर्स्ट तो पैरेलल चली जाएगी और फोकस से भी पास ऑन हो जाएगी, दूसरी रे किधर से जाएगी, दूसरी हमारी सेंटर से जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, केस क्या बन रहा है कि जो इमेज जा रही है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। सेम अगर आप उस वीडियो को पॉज करके मेरी लास्ट वीडियो पे जाएंगे तो सेम आपको सेम चीजें मिलेंगी मिरर में भी, ठीक है। इसमें दोनों डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि हम इतना भी एक्सटेंड कर ले, जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन इन दैट केस वी विल अज्यूम पीछे की तरफ जा रही है और पीछे कहीं अज्यूम हो रही है। याद आया कुछ, ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश, यानी कि इमेजिनरी इमेज बनी है, रियल नहीं है, इमेजिनरी है और इन्वर्टेड भी नहीं है, इरेक्ट इमेज बन रही है। ऐसे ऑब्जेक्ट है तो ऐसी ही इमेज बन रही है, थोड़ी सी हाईली मैग्नीफाइड है। तो हाईली मैग्नीफाइड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेजिनरी, कह सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली मैग्नीफाइड। समझ में आ गई 6 कंडीशंस। अब हम थोड़ा सा कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉनकेव लेंस में 2 ही कंडीशंस है, बहुत इजी समझ लेंगे, उसके बाद साइन कन्वेक्शन पढ़ेंगे, फिर मैग्निफिकेशन। ये आपका पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा रिफ्रैक्शन का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स और नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइट का ह्यूमन आई, जो कि मैं कल आपका पूरा 1 शॉट दे दूंगा। उसके बाद में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। लाइट ऑप्टिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिजिक्स की क्लास की, लाइट चैप्टर की। नाउ कॉनकेव के थ्रू अगर हम देखें, कॉनकेव में मैंने बताया था सब अपीयर होता है, यानी कि इसमें 2 ही कंडीशन है। ये हमारा F2, ध्यान रखिएगा अपोजिट है, इधर F2 इधर F1, यहाँ पे होता है 2F2, जरूरत नहीं है, बना लेते हैं 2F1, ठीक। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, इन्फिनाइट पे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे, जब भी पैरेलल आएंगी रेस तो अपीयर टू बी पासेस थ्रू फोकस जाएंगी बाहर से, इसीलिए तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अपीयर टू बी पासेस थ्रू फोकस जाएंगी बाहर की तरफ, रिफ्लेक्ट तो करेंगी ना बाहर की तरफ। पैरेलल आ रही थी मींस ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट साइड, सेम एज कॉन्वेक्स मिरर में भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम कंडीशन है। पैरेलल आई है, कहां कन्वर्ज हो रही है, ये हमारी कन्वर्ज हो रही है, appear to be converse at focus, फोकस पे है, पॉइंट साइज है, और ये हमारी रियल नहीं है, कैसी है, वर्चुअल है, और ये हमारी इन्वर्टेड भी नहीं है, इरेक्ट इमेज बनेगी। अब हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं इंफिनिटी और F1 के बीच में या 2F1 के बीच में। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इंफिनिटी
F2 F1 टू F2, ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। ठीक है, फर्स्ट रे तो पैरेलल जाएगी और सेम एज फोकस से जाती हुई दिखेगी, जा तो ये इधर से रही है। सेकंड हमारी कहां से जाएगी, सेंटर से, और पास ऑन हो जाएगी। डाइवर्स अभी भी कर रहा है, ध्यान रखिएगा, दोनों कहां कट करेगी दूसरे को, ये बन गई। कैसा ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, इमेज कैसी बनी, ए डैश बी डैश, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है हमेशा, उसमें कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, इसमें कॉन्केव में ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। मतलब कि ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज, तो आप ध्यान लगाएंगे जहां पे छोटी इमेजेस बनाने का काम हो रहा है, छोटी इमेजेस कहां पे जरूरत पड़ रही है, वहीं पे कॉन्केव लेंस का यूज कर लेंगे। ठीक है, और जहां पे इमेज बड़ी हमें चाहिए वहां पे हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। सेम एज अपोजिट है मिरर में, अगर छोटी इमेजेस चाहिए कौन सा मिरर लगेगा, छोटी इमेजेस के लिए कॉन्वेक्स मिरर लगेगा। बड़ी इमेजेस बनानी है हाईली मैग्नीफाइड, कौन सा मिरर लगेगा, कॉन्केव मिरर लगेगा। ध्यान रखिएगा, क्या होता है जब गाड़ी के साइड मिरर जो होते हैं, साइड मिरर में पीछे का एरिया बड़ा आना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट छोटे छोटे दिखाई दे, हमें पूरा पीछे की रोड दिखाई दे, तो साइड मिरर कौन सा यूज करना चाहिए, कॉन्वेक्स। छोटी इमेज चाहिए ना, सिंपल, आपको केवल यहाँ पे ध्यान लगाना है कि कहां पे हमें छोटी इमेजेस मिल रही है, तो हम बता देंगे फटाक से कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स। अगर बड़ी इमेजेस मिल रही है तो फटाक से हम बता देंगे कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स। ठीक है, नोट कर लो, फिर साइन कन्वेक्शन पढ़ते हैं। हाँ, तो साइन कन्वेक्शन इन लेंसेज एक ही बार में पढ़ लेते हैं। अगर इमेज फॉर्मेशन हमें अच्छे से समझ में आ गया तो साइन कन्वेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो क्या होता है, कॉन्वेक्स में हम इस वाली रे को, जो हमारी इंटरफेरेंस है, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पता ही होगा आपको, सेम एज इसमें भी हम इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। चलिए, अब आते हैं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमने हर बार इधर रखा था, ऑब्जेक्ट इधर ही प्लेस होगा हर एक कंडीशन में, और इसमें भी ऑब्जेक्ट इधर ही प्लेस होगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैंने बताया था लास्ट वीडियो, आप देख सकते हैं, नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए। तो क्या हुआ, हमारे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू कौन से, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड आ रहा है, यानी यू नेगेटिव रहता है कॉन्वेक्स में। इसमें भी यू हमारा एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड आ रहा है, यू कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर आप ऐसे निकाल लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, यू हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसमें इमेज किधर बनती है, इमेज मोस्टली इधर बनती है ना, इन्वर्टेड ऐसे, तो इमेज की डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हो, v हमारा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सेम एज इसमें इमेज इधर ही बनती है, ये यहाँ पे ऐसे बनती है, और इसकी डिस्टेंस को हम नेगेटिव, यानी कि कॉन्केव में ये हमारा नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ है ना, ये तो है फोकल लेंथ, फोकस के बीच की ये फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव। तो कह सकते हो कॉन्केव लेंस हो या मिरर, सब चीजें नेगेटिव रहती है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। सेम एज यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी ये वाली ली जाएगी, f1 वाली फोकल लेंथ हमेशा लेते हैं। फोकल लेंथ हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ध्यान रखिए, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, इमेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ये हमें न्यूमेरिकल में काम आएगी। ठीक है, इसमें सभी चीजें नेगेटिव रहती हैं। और एक और चीज, इसमें जो लास्ट वाली कंडीशन थी उसमें इमेज इधर बन रही थी, यानी कि इमेज की डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगी फॉर लास्ट कंडीशन। ठीक है, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, v विल बी नेगेटिव फॉर लास्ट कंडीशन। किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। ध्यान रखिएगा, लास्ट कंडीशन कॉन्वेक्स के लिए v निगेटिव हो जाता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के साइज को, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइज ऑफ इमेज h डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। h डैश निगेटिव साइड में जा रहा है तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन लास्ट कंडीशन में ऊपर ही जाता है तो पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा ऊपर की तरफ है, y के पॉजिटिव साइड पे है तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। इसमें h और h डैश दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, h डैश और h दोनों ही पॉजिटिव लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर या फ्रॉम द लेंसेज। ठीक है, या फिर हम कहें कि मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्निफिकेशन को अगर हम बोले तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू v अपॉन u इज इक्वल्स टू v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन इसमें हम h डैश अपॉन h भी बोलते हैं। मैग्निफिकेशन में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल में हेल्प आएगा। फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये हमारा लेंस का फॉर्मूला है। इसके इनके सबके डेरिवेशन जो कि हमारा मिरर का फॉर्मूला था 1 अपॉन f 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, इसमें माइनस हो जाता है। मैग्निफिकेशन में भी इसमें माइनस लगता है, इसमें प्लस हो जाता है। तो इनके डेरिवेशंस जिनको जरूरत है वो मुझको कमेंट करें, मैं उसके लिए एक अलग एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा डेरिवेशन के लिए। केवल न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड सभी में न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज
शेयर इट। अगर आपके फ्रेंड्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी उस वीडियो को देख करके उस चैप्टर को क्लियर कर सके। जैसे कि लाइट चैप्टर है, पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरी दोनों वीडियो देख लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपके फ्रेंड्स भी इससे समझ सकते हैं, उनको हेल्प मिल सकती है बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।